हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आप सबको पता होगा 10 तारीख को अपना क्लास 10 का मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है। तो देखते हैं, उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। हर एक चैप्टर में से मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन चूज़ किए हैं। तो गैस करते हैं, शायद ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन। और मैं कहता हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो अगर आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। हर एक चैप्टर फुल फ्लेज मैंने कवर किया है कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन आ सकते हैं वो टॉपिक इसमें है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर 1 शुरू करते हैं, रियल नंबर। क्लियर। तो देखो बच्चों, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में हमने सबसे पहले जो टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं, रियल नंबर में हमने एलसीएम की प्रैक्टिस करनी है, एचसीएफ की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। और एलसीएम और एचसीएफ पे एक फॉर्मूला आता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है हमें। ये तीन चीज़ें तो हमने करनी है। और एक क्वेश्चन तो हर बच्चे को पता होगा, जो आता ही आता है, हर ट्यूटर को पता है, हर बच्चे को पता है कि हमें किसी भी नंबर को, रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूव करना आ सकता है पेपर में, है ना। ये एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है, सारे बच्चों को पता ही होता है ना। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो मैथ्स की, क्लास 10 की। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आता है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एचसीएफ बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब सबसे पहले बात क्या आती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं सर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पर ही डिविजिबल होते हैं और किसी टेबल पर डिविजिबल नहीं होते। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई और भी उनका फैक्टर होता है। ठीक है। जैसे मैं देख सकता हूँ जो 2 है, 2 क्या एक कंपोजिट नंबर है, नहीं है। क्यों। 2 के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं 1, पर मेरे को 1 के अलावा भी एक फैक्टर चाहिए। तो क्या सर 3 हो सकता है कंपोजिट नंबर। नहीं, 3 भी नहीं हो सकता। क्यों। 3 के साथ भी सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है। तो सर हम 4 ले सकते हैं, 4 बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों। 4 के जो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1 बनेंगे। अब देखो 1 तो आ रहा है, पर 1 के अलावा इसके पास 2 फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 और 2, मतलब अदर देन 1 के अलावा हमारे पास फैक्टर है ना। तो जो 4 है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। क्लियर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 1 नहीं, 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरे पास क्या आ गया, 4। तो जो 2 के फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर तो 2 इंटू 1 हो गए। और जो कंपोजिट नंबर 4 है, 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2। दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो क्या आया, 2। 2 हमारा क्या है आंसर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है ना, या फिर भी एक बार बता दो। चलो बता देते हैं। देखो एक नंबर है 24 और 26, मेरे को इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबसे छोटे टेबल पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। क्लियर। और 3 1 जा 3। ऐसे ही 26 का करूँगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। अब देखो जो 24 के फैक्टर आए हैं मेरे पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। 26 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 13। क्लियर। अब जब मेरे को एलसीएम लेना होता है ना, जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको मैंने सिर्फ एक बार लिखना है। 2 दोनों में कॉमन था तो मैंने सिर्फ एक बार लिख लिया। अब 2 यहाँ पर है पर यहाँ पर नहीं है, तो सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम तो आ जाएगा। एक और 2 है, सेम आ गया। एक 3 है और एक 13 है।
तो बस अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 13 3 ज़ा 39, 39 2 ज़ा क्या होएगा 78, 78 4 ज़ा क्या हो जाएगा 4 8 ज़ा 32 और 3 ऊपर आ गया, 7 4 ज़ा 28, 312। 312 क्या आ गया इसका एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो वो हमारा एचसीएफ हो गया। क्लियर? वापसी हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, हमें एचसीएफ निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जिसमें 1 के अलावा भी उसका कोई फैक्टर होता है। अब अगर मैं 2 को चूज करता हूँ, 2 का फैक्टर तो सिर्फ 1 बनेगा, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 का फैक्टर 1 होगा, ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब 4 का फैक्टर 1 तो है, पर 1 के साथ उसके 2 फैक्टर और हैं, 2 × 2, तो इस वजह से ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। सिंपल सी बात है, फैक्टर बनने चाहिए 1 के अलावा भी, वो कंपोजिट नंबर है। तो 4 का और 2 का मैंने क्या कर दिया, एचसीएफ निकाल दिया। क्लियर? तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, लेट अस assume that √2 is rational number। ठीक है, अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को किस फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है अपॉन वाली टर्म 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये तो आपको सबको पता होगा, रैशनल नंबर में जो अपॉन वाली टर्म होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं √2 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, P इज इक्वल टू √2Q। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मुझे क्या हटाना है, रूट हटाना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2 आ गया और Q का स्क्वायर Q आ गया। अब देखो जो 2 है वो Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में जाने का मतलब है कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब P का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब P भी 2 से डिविजिबल होएगा। देयरफॉर P इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो P भी 2 से डिविजिबल हो गया। तो यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। अब मैं क्या लेट करता हूं, लेट P इज इक्वल टू 2m। ठीक है, जो हमारे पास रूट में नंबर है वो, और साथ में मैंने एक कांस्टेंट लेट कर लिया इंटीजर m। ठीक है, अब जब मैंने P को 2m पुट किया तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दूंगा, वैल्यू रख दूंगा। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर था। अब P की वैल्यू क्या आ गई, 2m। 2m का स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। 2m का स्क्वायर क्या हो गया, 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 2m स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर। अब जो 2 है वो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई में, इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका मतलब क्या हो रहा है, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय therefore Q is also divisible by 2।
अब देखो दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, दोनों डिविजिबल है। तो इस केस में जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगी कि √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हम एक लाइन ऐड कर देंगे कि जो √2 है, देयरफॉर आवर कॉन्ट्राडिक्ट्स facts that √2 is rational number is wrong. Therefore, √2 is irrational. क्लियर बच्चों? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास, इस टाइप का क्वेश्चन 5 माइनस √3 या 5 प्लस √3 भी आ सकता है। इसके साथ मेरे को क्या गिवन होगा, इसके साथ मुझे गिवन होगा √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं सिंपल। वैसे ही ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है पेपर में। तो लेट अस एज्यूम दैट 5 minus √3 is rational number। मैं क्या कर लेता हूँ, 5 माइनस √3 को एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लेता हूँ। तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, 5 माइनस √3 किसकी इक्वल होगा, P अपॉन Q के, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q पर 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अब क्या होने वाला है, √3 उधर चला जाएगा, 5 माइनस P अपॉन Q इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब जो 5 माइनस P अपॉन Q है ये तो एक रैशनल नंबर है, 5 माइनस P अपॉन Q इज रैशनल नंबर। 5 माइनस P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है, सो √3 इज ऑल्सो रैशनल। पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, √3 जो है वो रैशनल इररेशनल है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा, सो our contradicts fact that 5 minus √3 is rational is wrong. Therefore 5 minus √3 is irrational. बात समझे, ये क्यों इरेशनल प्रूव हुआ, ये इस वजह से इरेशनल प्रूव हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था √3 एक जो है वो इरेशनल नंबर है। तो जब मैंने इसे यहाँ पर लिखा ना कि जो √3 है वो भी एक रैशनल नंबर है, पर रैशनल तो था नहीं, इरेशनल था। और √3 किसके इक्वल था, 5 माइनस P अपॉन Q के। तो अगर √3 भी इरेशनल है तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, जिसकी वजह से मेरे फैक्ट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, और ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म इरेशनल हो गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 4 and 48, वन नंबर इज 12, देन अदर नंबर हमने निकालना है। तो देखो भाई एक फॉर्मूला याद रख लेना, इस फॉर्मूले का क्वेश्चन 100% पक्का है तुम्हारे पेपर में, LCM into HCF equals to product of two numbers। ठीक है, LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, दो नंबर के प्रोडक्ट के।
अब एलसीएम कितना दिया हुआ है 4 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 48, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर कितना दिया हुआ है 12 और दूसरे नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये 12 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है इधर से क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 12 इज इक्वल टू x, ठीक है। 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48, 4 4 जा 16। तो मेरे पास जो दूसरा नंबर आया वो क्या आ गया 16। इस टॉपिक का क्या आ जाता है एक एमसीक्यू आ जाता है। क्लियर? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। p किसके इक्वल दे रखा है a b स्क्वायर के और q किसके इक्वल दे रखा है a क्यूब b के। मैं कहता हूं जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए, अगर p आपको दिया हुआ है a की पावर कुछ भी ले सकते हैं हम 50 दे रखी है और b की पावर ले लेता हूं मैं 55 दे रखी है, ठीक है। और q में ले लेता हूं a की पावर 75 है और b की पावर 33 है। तो देखो कितनी बड़ी पावर हो गई। अब इस चीज में मैं आपको बोलता हूं मेरे को या तो एलसीएम निकाल के दे दो या फिर एचसीएफ निकाल के दे दो। सर अगर ये नंबर होते, नंबर में तो बहुत इजी था, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देते उससे निकल जाता, पर लेकिन अब जब p और q की फॉर्म में है, वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो देखो जो एलसीएम निकलता है उसमें वेरिएबल की हमेशा हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। तो जो p और q का एलसीएम होने वाला है वो हाईएस्ट पावर होगी। इन दोनों में a की हाईएस्ट पावर क्या है, a की पावर 75 और b की हाईएस्ट पावर क्या है 55। तो इसका एलसीएम क्या आ गया a की पावर 75 और b की पावर 55। अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है p और q का, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, a की पावर 50 और b की पावर 33, ये एचसीएफ आ गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एज वेल एज q, p और q दो इंटीजर हमें दे रखे हैं, p और q दो इंटीजर हमें दे रखे हैं, p की वैल्यू है a b स्क्वायर, p इज इक्वल टू a b स्क्वायर और q मुझे दे रखा है a क्यूब b। मुझे क्या करना है, ये प्राइम नंबर है और मेरे को एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकल जाएगा अब भी बताया था मैंने, बहुत इजी है। हाईएस्ट पावर, a की हाईएस्ट पावर क्या है 3 और b की हाईएस्ट पावर क्या है 2। ये एलसीएम हो गया p और q का, ठीक है। अब चैप्टर 2 है हमारे पास। देखो चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। मेरे को वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सबको निकालना आता ही है ना। तो देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, एक जीरो अल्फा होती है दूसरी जीरो बीटा होती है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी कितना दे रखा है, जो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वो किस में होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे वाली टर्म जो होगी वो ए होगी और एक्स के आगे वाली टर्म बी होगी। तो इसमें ए मेरे पास है 2, ए मुझे कितना दिया हुआ है 2, बी मुझे क्या कितना दे रखा है माइनस का 5। अगर इस टर्म के साथ माइनस है तो मेरे को माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? b इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 7, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब b की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 5 और a की वैल्यू कितनी है 2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/2
2, अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास, सबसे पहला काम था मेरा। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कितना है 7 और ए कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7/2। अल्फा इंटू बीटा भी आ गया 7/2। अब मुझे निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। सर देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, बहुत आसान चीज है, कुछ नहीं है। मैथ्स इतना इजी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मैं कह ही नहीं सकता कि आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी मैथ में, ठीक है। कुछ बच्चों का प्लान होगा 11th-12th में मैथ्स लेने का, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है 11th-12th का मैथ, और 11th-12th का मैथ 10th से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना। देखो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अब अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा है, मैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा है 5/2, तो 5/2 अपॉन अल्फा बीटा कितना दे रखा है 7/2, 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5/7, क्लियर। ये हमारा आंसर है। इजी था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, निकालनी है नहीं, निकालनी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3, सम ऑफ जीरोस मेरे को कितना दिया हुआ है 3, तो यानी कि मेरे को अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया इन्होंने 3, और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बोलोगे सर आपने हर चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया, हर चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करे। तो देखो बच्चों बात ऐसी है, आप सबने पूरा साल पढ़ा है मैथ, ठीक है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके बेसिक कंसेप्ट्स तो ऑलमोस्ट पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ा, कम से कम 10 या 5 दिन तो घर पे पढ़े होंगे, उसमें कंसेप्ट्स प्रॉपर हैं। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आने का क्या है, मेरा मेन मोटिव ये है जिन क्वेश्चन के चांसेस 99% हो सकते हैं आने के, मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैं कह रहा हूँ 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन आपको करवाने के लिए आया हूँ, है ना। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन की कुछ लाइन चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन क्या पता यही रहे सेम, है ना। देखते हैं पेपर कैसा आता है, पेपर बहुत इजी आने वाला है और बहुत अच्छा आएगा, है ना। तो देखो अब मेरे को सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 3, और मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताना बच्चों जरा, मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला होता क्या है, कौन बोले, अच्छा माइनस बी अपॉन ए होता है, हाँ आ गया मेरे को याद, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सर माइनस के, माइनस लेना है, माइनस एक फॉर्मूले में पहले ही है और एक वैल्यू में माइनस के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो माइनस के अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 9। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से चांसेस हैं इसके क्वेश्चन के आने के, है ना, के की वैल्यू निकालने वाले। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसकी सम ऑफ जीरोस दे रखी थी।
हमें के की वैल्यू निकालनी थी, तो सम ऑफ जीरोस तो मैंने लिख ली और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी लगा दिया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और के का आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये तो। सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये देखो ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल बहुत खतरनाक सा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आसान है। सम ऑफ जीरोस कितनी दे रखी है 1, मेरे को फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू कितनी हो गई -2, बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू क्या हो गई के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 1। अब क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई बस, के स्क्वायर माइनस 14 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या रह गया 2, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 हो गया। अब इधर से स्क्वायर हटाता हूं और इधर क्या लगा दूंगा रूट, और जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस और माइनस का 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस एंड माइनस का 4। था ना काफी सिंपल क्वेश्चन, एक बार दोबारा समझा देता हूं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 1, सम ऑफ जीरो क्या दे रखी है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1। मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब है माइनस बी दिया हुआ है माइनस का 2 और a कितना दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 14 नीचे आ गया इज इक्वल टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 2, 14 जब उधर जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। अब 16 का रूट क्या होता है प्लस माइनस का 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, देखते हैं फिर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, उसने बोला अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, और मेरे को k की वैल्यू निकालनी है अगर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1/2 इंटू अल्फा बीटा। अब देखने में तो काफी मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है पर है नहीं। ये क्या कर दिया मैंने, बीटा के साथ लैडर बना दी मैंने, तो है ना। देखो अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना दिया हुआ है माइनस का के माइनस 6, माइनस माइनस का के माइनस 6 और ए कितना दिया हुआ है 1 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, यानी कि के माइनस 6 मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मेरे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहेगा। अब सी कितना है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 अपॉन ए कितना है 1, तो यानी कि अल्फा बीटा कितना आ गया 4k माइनस 2। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा भी आ गया सर और अल्फा बीटा भी आ गया। तो बच्चों अब कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखनी है। इक्वेशन क्या थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है k माइनस 6, 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना है 4k माइनस 12, 4k माइनस 2। अब 2 जो है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई के 2k और 2 6 12, 4k माइनस 2।
अब 4k प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2k माइनस 4k, और 12 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 माइनस 2, 2 में से 4 गया माइनस का 4, और 12 में से 2 गया 10, है ना। 2 में से 4 गया माइनस का 4 ही होता है यार, कभी तो गलती बताया करो, है ना। मैं गलत कर ही जा रहा हूं और आप देखे जा रहे हो। 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2 आएगा, और 12 में से 2 जाएगा 10 आएगा। k की वैल्यू क्या आ गई, 10/2, यानी कि k की वैल्यू आ गई माइनस का 5। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोस है, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सबसे पहले मैंने निकाली -b/a करके। b कितना दिया हुआ था, माइनस का k-6, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, k-6। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, c कितना दिया हुआ है 2, और 2k-1, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद कुछ नहीं किया, बस दोनों की वैल्यू को मैंने इसमें पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वाह, बहुत जल्दी हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए। देखो मैंने आपको बोला था ना मिनिमम क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये मिनिमम क्वेश्चन ही ना, मैं कह रहा हूँ पेपर पे भारी पड़ने वाले हैं, तो इसलिए जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को। तो क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, तो बच्चों देख लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कौन सा केस होता है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशन कौन सा हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। देखते रहना, क्या पता मैं गलत लिख दूं, है ना, मेरे को मेरी गलती बता देना। और इसी सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब a1/a2 इक्वल रहेगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल रहेगा c1/c2 के। इस केस को मैं बोलता हूं पैरेलल लाइंस। और इस केस में पैरेलल लाइन में मेरा क्या सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन, या और कुछ बनेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, अगर तीनों इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तीनों इक्वल रहेंगे, तो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन में जो सॉल्यूशन रहेंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, और केस क्या रहने वाले हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर, तो क्वेश्चन शुरू करें। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं ये, चलो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में इसने मेरे को इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 7। तो इनफाइनाइटली वाला केस कौन सा है, a1/a2 इक्वल b1/b2 c1/c2। मेरे को तीनों लेने की जरूरत नहीं है, मैं दो ले लेता हूँ, a1/a2 इक्वल b1/b2। तो a1 कितना दिया हुआ है 2, और a2 कितना दिया हुआ है k+1। अब b1 कितना है 3, और b2 कितना है 2k-1। अब मैं क्या करूंगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा।
2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4k माइनस 2 और k प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 3k प्लस 3। क्लियर। अब 3k इधर आके माइनस हो जाएगा 4k माइनस 3k और 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। k की वैल्यू निकालने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। 4th चैप्टर में से भी आता है, 3rd चैप्टर में से भी आता है और 2nd चैप्टर में से भी आता है। 3rd चैप्टर का मैंने आपको बता दिया, उसमें क्या दिया होगा, सॉल्यूशन के टाइप दे दिए होंगे। यूनिक सॉल्यूशन दिया हो सकता है, नो सॉल्यूशन दिया हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दिया हो सकता है। बस हमने इसी केस के अकॉर्डिंग चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देना है, वहां से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, पर इसमें मुझे उसने केस नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 मेरा कितना आता है 2/4। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1/2। अब अगर मैं c1 अपॉन c2 देखता हूं तो ये 2/8 आ गया, यानी कि 1/4। इससे ये बात तो क्लियर है a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 की इक्वल नहीं है और मुझे क्या निकालनी है k की वैल्यू। तो मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। और a1 कितना दिया हुआ है 2 और a2 कितना दिया हुआ है 4। b1 कितना है 2 और b2 k। 2 से 2 कैंसिल हो गया, k इधर चला गया 4 इधर, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। था ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हमें ग्राफ बनाना है, इक्वेशन ये दे रखी है, पर ट्विस्ट अब क्या आने वाला है, जो ग्राफ बनेगा उसमें एक फिगर निकल के आएगी, उस फिगर को मैंने शेड करके उसका एरिया निकालना है। तो अब वो कैसे होने वाला है देखते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन है। मैं इसका बॉक्स प्रिपेयर करता हूं, क्या लेट कर लेता हूं, x को मैं 0 पुट करता हूं, y कितना आ जाएगा 6 और y को 0 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा 3। सेम मैं अगली इक्वेशन नोट करता हूं, 2x माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू -2। इसका बॉक्स बनाता हूं, x और y, x को 0 रखा y 2 आ गया, y को 0 रखा x -1 आ गया, है ना। तो बना ले इसका ग्राफ, फटाफट बना लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y और ये y डैश। x की इधर नेगेटिव आ जाएंगी, -1 -2 एंड -3। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब देखो x 0 है, y 6 है, y 6 है, ये आ गया y 6 यहां पर, इस जगह पर आ गया y 6। अब x 3 है, y 0 है, x की वैल्यू कितनी है 3, ये आ गया। अब इस लाइन को मैं क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। अब x 0 है, y 2 है, y 2 यहां पर आ गया, x -1 है, ठीक है, ये बन गया -1। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं मैं, ठीक है। अब उसने मुझे बोला एरिया निकालना है मेरे को, जो कि x एक्सिस पे बना रहा है फिगर, जो x एक्सिस पे बना रहा है। देखो फिगर तो दो बना रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सा ट्रायंगल लेना है। उसने मेरे को बोला है एक्स एक्सिस वाला लेना है। एक्स एक्सिस तो ये है, तो इस एक्सिस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब हाइट कितनी आ रही है इसकी, ये आ रही है यहां से यहां तक, और देखा जाए इसका पॉइंट कितने पे आ रहा है 4 पे, तो हाइट कितनी आ गई इसकी
4। बेस कितना आ गया, देखो बेस ये है, 0 को एक्सक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना। 1 2 3 और 4 है ना, मैंने सिर्फ यूनिट्स को काउंट करना है, मैंने प्लस माइनस नहीं करनी। टोटल 4 यूनिट का बेस इसका आ रहा है, तो एरिया कितना आ गया, 2 1 2 2 2 4 और 2 4 8 यूनिट का एरिया आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। इजी था क्वेश्चन, बस वैल्यू पुट की, ग्राफ बनाया, शेड किया और एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को सिस्टम बताना है ये कौन सा है ना। अब सिस्टम कैसे पता लगेगा, कौन सा बताना है, कंसिस्टेंट बताना है या फिर इनकंसिस्टेंट बताना है। मैंने सोचा व्हाइट और येलो देख के बोर हो गए होंगे, इसलिए ग्रीन है ना, चलो कोई बात नहीं। अब ग्राफ के थ्रू बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं बता देते हैं। चलो 3/2x माइनस 5/4 y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, 8 आ गया। 4 3 12x माइनस 2 5 10y इज इक्वल टू 6। 8 6 48। 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 48 है ना। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब 2 डिवाइड हो जाएगा, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 24। ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मेरे को क्या दे रखी है, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 20। क्लियर, इधर से भी 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 20 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। बॉक्सेस प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब इसका बॉक्स जब मैं बनाऊंगा, x को रखा 0, y मेरे पास क्या आ जाएगा 4.8 माइनस का, ठीक है। y को रखा 0, x कितना आ गया 4, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन की बात, x और y, x को रखा 0, y कितना आ जाएगा 3.3 माइनस का। अब y को रखा 0, x आ जाएगा 3.3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाता हूं सबसे पहले। ग्राफ में 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4। देखो 0 और माइनस का 4.8, माइनस का 4.8 कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। कर दी मैंने ज्वाइन ये लाइन। अब x 0 है, y 3.3 है, y आ गया 3.3 यहाँ पर, और x कितना है 3.3 ये यहाँ पर। तो ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वाले में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन वाला केस क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। ये है इसका सॉल्यूशन। आया समझ में, इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन। चैप्टर 3 भी खत्म है ना, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करवा रहा हूँ ना, करवाना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो फिर अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में भी वही हम मेन क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मेरे पास क्या आता है, व्हाट वैल्यू ऑफ k।
के की क्या वैल्यू होनी चाहिए या क्या वैल्यू होगी अगर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। अच्छा, अब जब रूट्स रियल हैं तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, यानी कि b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब b कितना दिया हुआ है? 4 और c कितना है? k। तो 4 का स्क्वायर माइनस a कितना है? 1 और c कितना है? k इक्वल्स टू 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस 16 और k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। फाइंड द इंटीजर्स। देखो बच्चों, मैं आपको क्लियर बताऊं, चैप्टर 4 में से अपने एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। इन तीनों टॉपिक में से कोई भी एक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ सकता है आपका। ठीक है, 3 टॉपिक कौन से? एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। तो अब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे मेरे पास? लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x प्लस 1। अब इन दोनों का क्या लेना है? प्रोडक्ट। x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास? 306। अब जब x को x से मल्टीप्लाई किया x के, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x और माइनस का 306। क्लियर? अब मैं 306 के ऐसे फैक्टर करूंगा कि प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बनेंगे देखते हैं। 306, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 18 एंड 17, 18x माइनस 17x। x कॉमन आ गया, x प्लस 18 और इधर से 17 कॉमन आ गया, x माइनस x प्लस 18। क्लियर? x प्लस 18 कॉमन आ गया, बचा क्या? x माइनस 17। क्लियर? तो x की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? माइनस का 18 एंड पॉजिटिव 17। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास कौन से आ जाएंगे? नेगेटिव वाले को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, 17 को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो एक हो गया 17 और दूसरा हो गया 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी स्पीड वाले क्वेश्चन की बात ही कर रहा था मैं, आ ही गया हमारे पास एक स्पीड वाला क्वेश्चन, है ना। स्पीड वाले क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे थे और स्पीड वाला हमारे पास एक क्वेश्चन आ ही गया जिसका हम स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और ट्रेवल्स 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। सबसे पहले मेरा काम क्या है? ओरिजिनल स्पीड को क्या लेट कर लेता हूं मैं? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मैंने ओरिजिनल स्पीड लेट कर ली। अब टाइम देखना है मेरे को। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 63 और उस टाइम पे स्पीड कितनी थी? x। अगर मैं 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूं तो स्पीड कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर।
अब उसने बोला स्पीड इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब ये और ये दोनों की टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले रहा है, 3 आवर्स का। तो यानी कि क्या हो जाएगा 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3 आवर्स। अब बस कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा x और x प्लस 6, x से x कैंसिल, x प्लस 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, 72 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 72x इज इक्वल टू 3। अब ये x और x प्लस 6 भी ऊपर चला जाएगा, 63 को x से मल्टीप्लाई किया 63x और 63 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 378। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, काफी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है ना। प्लस 72x इज इक्वल टू 3x को मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है। अब शुरू करें अपना क्वेश्चन। 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 63 में से 18 माइनस हो गया तो हमारे पास कितना रह गया 45 माइनस का 45x, है ना। अब 378 भी इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया और 72x भी माइनस का हो गया, क्लियर। अब 72x को इसमें प्लस कर लेता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5 और 2 7, 7 और 4 11, 117x और 378, क्लियर। अब इसकी मैं क्या करने वाला हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला हूँ, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करके मेरे पास इसका क्या बनेगा, सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 3 और 3 9 27, यही बचेगा, नहीं गलत कर दिया, 3 3 9 और 3 9 27 माइनस 3 1 3 3 2 6 एंड 3 6 18, 126 इक्वल्स टू 0, क्लियर। ये मेरे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 42 और -3। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो नेगेटिव वाले को मैं क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो गई और 42 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर। तो देखो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर जाना हो गया और डाउनस्ट्रीम का मतलब नीचे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो हाइट होती जाएगी वो भी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, उसने बोला करंट स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। जो करंट स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं स्पीड इन वाटर, पानी के अंदर की जो स्पीड है उसको x मान लेता हूं, ठीक है। और जो करंट स्पीड है वो मुझे उसने कितनी दे दी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जो मोटर है वो अगर अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम जाने पे उसकी स्पीड जो होगी वो थोड़ी कम होगी, है ना। तो जो ओरिजिनल स्पीड है अपस्ट्रीम में ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 2, और सेम डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्योंकि स्पीड ज्यादा जाएगी। अब मान के चलो मैं ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकता हूं तो आप देखोगे वो ऊपर से कोई चीज नीचे फेंक रहा हूं और बहुत तेजी से नीचे आ रही है, पर अगर नीचे से ही कोई चीज मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो सेम स्पीड से नहीं जा पाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ग्रेविटेशन की वजह से आप समझते हैं डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से मैं क्या लूंगा, x प्लस 2 लूंगा, और जो अपस्ट्रीम होती है उसमें स्पीड कम होती है, इस वजह से मैं क्या लूंगा, x माइनस 2 लूंगा, है ना। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर का, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, x माइनस 2, और अगला डिस्टेंस सेम 10 का है और स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। और उसने बोला
क्या कहते हैं, टोटल वापसी भी आना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितने टाइम में, 55 मिनट में, और मैं टाइम किसमें कंसीडर करूंगा, आवर्स में। तो 10 अपॉन x माइनस 2 प्लस 10 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 55 मिनट्स है ना, अपॉन 60 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 एंड x प्लस 2, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x प्लस 20 आ जाएगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 55 अपॉन 60। 10x और 10x 20x हो गया, और 20 से 20 कैंसिल हो गया, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 55 अपॉन 60। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे, 6 2 12, 1200x इज इक्वल टू 55x स्क्वायर माइनस 4 को 55 से कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 220। तो मेरे पास यहां से जो इक्वेशन है वो क्या जनरेट हो गई, 55x स्क्वायर माइनस 1200x और माइनस 220 इक्वल्स टू 0। मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले सकता हूँ, 11x स्क्वायर और 240x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। क्लियर। 5 भी 0 हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 240x इक्वल माइनस 44। अब इसकी क्या कर लूंगा मैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2/11 आ जाएगी और x की वैल्यू पॉजिटिव 22। तो नेगेटिव वाली को मैं क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट, और पॉजिटिव वाली को मैं क्या कर देता हूँ, असेप्ट। ठीक है, यहाँ से आपके चैप्टर 4 के मेन टॉपिक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो आपने घर पे बैठ के रिवाइज करने हैं वो एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, अपस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। और k की वैल्यू कैसे निकालनी है बच्चों, कंफर्मली कह रहा हूं, 101% कह रहा हूं, जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूं और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आप कर लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन टॉपिक्स की। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप बाकी टॉपिक्स मत करो, कर लो आपसे जितना हो सकता है, पर लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं, बाकी आप पेपर में देखना क्या होता है ना। तो यहां तक हमारे कितने चैप्टर कवर हो चुके हैं, 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। अब बाकी की वीडियो कल अपलोड होने वाली है, उसमें मैं आपका 5, 6, 7 एंड 8 4 चैप्टर आपके कल कवर करवाएंगे। ठीक है, और 4 ही चैप्टर आपके नेक्स्ट डे कवर करवाएंगे।